गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग तीसरे अध्याय और अलजेब्रा के लिए दूसरे अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण की ओर चलते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको अभी से लेकर के और आने वाला समय तक अर्थात इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आप इसको बहुत बढ़िया से देखेंगे और बहुत आसान सा चैप्टर है। चैप्टर में कहीं कोई दम नहीं है। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। नहीं, आइए हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है। सबसे पहले देखा जाए कि दो लिखा हुआ है। दो का मतलब इसमें दो होगा, ठीक है। चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब ये होता है कि वैसा मान जो समय के अनुसार बदलता रहता हो, या वैसा नाम जो समय के अनुसार क्या होता है, बदलता है। एग्जाम्पल के लिए x और y जो हम यहाँ पर मानते हैं, तो x और y किसी भी परिस्थिति में चेंज हो सकती है, यानी परिस्थिति के हिसाब से x और y का मान के निर्धारण किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। दो चर वाले का मतलब समझ गए कि इसमें दो चर होंगे, एक x होंगे तो दूसर y होंगे, ठीक है। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है जिस पर पावर एक हो, और एक पावर तो लिखा नहीं जाता है। अब आगे है कि समीकरण का मतलब राइट साइड हमेशा जीरो होंगे। राइट साइड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। आइए देखते हैं इसका व्यापक रूप। जब आप देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो आपको प्राप्त होगा कि a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, और इसी का दूसर हो जाएगा a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर क्या? 0। अब ध्यान देंगे, यह जो है यह आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा जो इस पूरे अध्याय में यानी एक्सरसाइज 3 और दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो आपको क्या करना है कि इस एक फॉर्मूला है, उसके माध्यम से हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं वह क्या है। सबसे बड़ी बात क्या होता है, उसमें हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे शर्त चलिए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो आप देखेंगे वह क्या होगा? शर्त होगा। क्या होगा? शर्त होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो है हलों की संख्या होगी। हलों की क्या होगी? कि संख्या होगी। हलों की संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पर इस संख्या को इसमें लिख देते हैं हलों की संख्या। और यहाँ पर क्या होगा? ग्राफ। इसके बाद भी प्रतीक या फिर चिन्ह, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं कि इसको हम किस रूप में यानी कंडीशन किस तरह से दिए गए हैं। कंडीशन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होते हैं कि a1 है, इसके बटे क्या हो जाए? a2 हो जाए। दूसर क्या है? b1 है, इसके बटे क्या हो जाए? b2 हो जाए। तीसर c1 और c2। अब देखेंगे आप कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और यदि तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो इनके हलों की संख्या लिखाएगा कि अपरिमित रूप से कै हल होंगे? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है। इसका तो ये हलों की संख्या हो गया कि अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। और यहाँ पर हो जाएगा समपाती। ग्राफ क्या होगा? समपाती होगा। समपाती का मतलब क्या होता है इसे जानिए, कि एक ही रेखा पर दूसरा रेखा का चढ़ जाना समपाती कहलाता है, ठीक है। एक ही रेखा पर दूसरा रेखा पर, और उसको समपाती हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा कि ग्राफ का प्रतीक कैसे बनेगा। तो जरा सा ध्यान दीजिए कि जैसे ये एक कोई रेखा है और इसी पर दूसरा रेखा आ जाए, पहली रेखा ये है और इसी पर दूसरा रेखा आ जाए, तो इसी को क्या कहा जाता है? समपाती
कहा जाता है। क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, संपाती, चूंकि इसमें हल निकल रहे हैं इसीलिए इसका नाम देंगे संगत। माने हलों की संख्या निकल रही है ना, एक निकले या अनेक, दोनों कंडीशन में यह क्या माने जाएंगे, संगत माने जाएंगे। अगली कंडीशन क्या है, सो देखेंगे कि A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 बराबर नहीं हो C1 बटा C2। अब देखेंगे कि यहाँ पर पहले तो यहाँ पर था कि तीनों का अनुपात बराबर हो जाए, इसमें क्या है कि तीनों का अनुपात बराबर ना हो। अगर तीनों का अनुपात बराबर नहीं होता है तो इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब आप जानते हो, अद्वितीय हल का मतलब इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हो कि सिर्फ एक हल। कितना हल, सिर्फ एक हल। अ का मतलब होता है नहीं, द्वितीय का मतलब दूसरा, जिसका दूसरा हल नहीं हो अर्थात एक हल हो उसको क्या कहेंगे, अद्वितीय। और जब अद्वितीय हल होंगे यानी सिर्फ क्या हल होंगे, एक हल। और जब इसका आप ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ हो जाता है प्रतिच्छेदी। क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी। ये इसका क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी। और यह भी क्या होते हैं, संगत होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इस रेखा पर एक रेखा पर दूसरा रेखा ओवरलैप करता है, यानी कि दूसरे रेखा को टच तो कर रहा है और ये सभी जगह पर टच करेंगे, इसीलिए यह संगत है। और इसमें भी एक जगह पर टच करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो ये रेखा को देखें, इसको देखिए, ये पहली रेखा का मान लीजिए ग्राफ है आपका, और ये कैमा है, दूसरी रेखा का ग्राफ है। अगर इसको कहा जाए तो A1x B1y और C1 ये बराबर 0 है, और इसको देखा जाए तो आपका A2x B2y और C2 बराबर 0 का ये ग्राफ है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, इसीलिए इसका सिर्फ कैगो हल होगा, एक हल होगा। इसका अनेक हल क्यों हो रहा है, क्योंकि अनेकों बिंदु पर यह टच हो रहे हैं। ये कहा जाए कि सभी बिंदुओं पर एक दूसरे के ऊपर है। क्लियर। अब यहाँ पर प्रतिच्छेदी जो होंगे या फिर संपाती होंगे, दोनों अवस्था में संगत होगा। दोनों अवस्था में संगत इसीलिए होंगे क्योंकि दोनों अवस्था में देखेंगे कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है या फिर एक रेखा को दूसरी रेखा काट रहा होता है। अब अगली में हम चलेंगे। अगला आपका इस तरह से है, अगली कंडीशन आपका है कि A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2, लेकिन यह C1 बटा C2 के बराबर ना करें। एक मतलब समझेंगे कि अगर दूगो पहला बराबर हो, तीसरा अगर बराबर नहीं हो, तो ऐसे परिस्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अब देखिए कि कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा समांतर। क्या बनेगा, समांतर। और जब समांतर ग्राफ बनेगा तो ये संगत होगा नहीं, ये क्या हो जाएंगे, असंगत। क्या होंगे, असंगत। इसका ग्राफ देख लीजिए, एक ग्राफ ये और दूसरा ये। मान लीजिए कि A1x है, B1y है और C1 बराबर क्या चीज़ का है, 0 का। इसको मानिए A2x B2y और जो C2 बराबर क्या चीज़ का है, 0 का है। इस तरह से हम पुनः एक बार फिर से देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि दूगो चर, एगो x लेंगे तो दूसर y, एगो t लेंगे तो दूसर r, या फिर s लेना, t लेना पड़ेगा, ठीक है, या s। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक्स वाई लेकर के दो समीकरण जो इसका व्यापक रूप है उसको बताने का प्रयास किए हैं कि A1x जोड़ B1y जोड़ C1 बराबर क्या हो जाए, 0। अगर 1 1 अगला पहला में लिए हैं तो इसमें दूसरा समीकरण में 2 2 करके लेंगे, अर्थात A2x जोड़ B2y जोड़ C2 बराबर 0। अब इसका कंडीशन है, कंडीशन यह है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 हो बराबर C1 बटा C2, अर्थात तीनों
तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर करे तो इसके हलों की संख्या क्या होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। और अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होते हैं तो इसको संपाती कहा जाता है, ठीक है। और यह भी संगत होते हैं, क्यों संगत होते हैं, क्योंकि हलों की संख्या निकलती है। दूसरा आप देखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 और उसके बराबर भी c1/c2, यानी तीनों एक दूसरे के अनुपात जब बराबर नहीं करेंगे वैसे परिस्थिति में इसका सिर्फ एक हल होंगे, और एक हल होंगे तो इसको कौन सा रेखा कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और चूंकि इसका भी ग्राफ बनेगा यानी यह भी संगत होंगे। संगत क्यों होंगे, क्योंकि हल तो निकल रहा है, चाहे एक निकले हो या अनेक निकला हो। यहां पर देखिए एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अब अगला चलते हैं, यहां पर a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए परंतु c1/c2 के बराबर न करे, ऐसी परिस्थिति में इसमें हलों की संख्या क्या हो जाएंगे, कोई नहीं। और इसको क्या कहते हैं, समांतर। और यह जो है ग्राफ बनेगा समांतर, जैसे रेलगाड़ी के दो पटरियों को लगाया गया है समांतर क्रम में। और इसके चूंकि कोई पटरी एक दूसरे को ये नहीं करते तो इसीलिए इसमें असंगत इसको कहा गया है। आइए इसको देखते हैं कि इसका दूसर क्या नाम है। जैसा कि बराबरे पूछा जा रहा है कि इसका क्या दूसरा नाम दिया जा सकता है, तो इसका नाम दिया जाता है आश्रित। क्या नाम दिया जाता है, आश्रित। आश्रित इसीलिए कि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसको जो है नाम दिया जाता है अद्वितीय। क्या नाम दिया जाता है, अद्वितीय, जिसकी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं कि अद्वितीय हल है। और इसका देखेंगे तो इसको कहा जाता है विरोधी। क्या कहा जाता है, विरोधी, क्योंकि एक रेखा दूसरे रेखा को क्या नहीं करते, काटते ही नहीं। और जब काटेंगे नहीं तो उसमें हलों की संख्या क्या निकलेगी, कुछ भी नहीं। और जब कुछ भी नहीं निकलेगा इसका मतलब क्या है कि यह जो है हल के मान निकालने, माने XY के मान निकालने में अपना क्या दर्ज करवाते हैं, विरोध दर्ज करवाते हैं। इस तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मूल थॉट है उसको समझने के प्रयास किए हैं। अब हम लोग जो प्रश्नावली इसका है उसको दूसरे अर्थी में चल रहे हैं। दूसरा में क्या है कि इसको हल करने के दो तरीके हैं। पहली तरीका है आपका यहाँ पर ग्राफीय विधि। कौन सा विधि है, ग्राफीय विधि। और दूसर इसका देखिएगा इसका तरीका, तो दूसरा तरीका है बीजगणितीय विधि। कौन सा, बीजगणितीय विधि। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ग्राफीय विधि का मतलब आप जानते हैं, बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड्स जो है इसको 5 मार्क्स में डाले हुए हैं कि ग्राफीय विधि अर्थात जो ग्राफ बना करके जो बनाया जाएगा XY के मान, उसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि कहेंगे। और वो ऐसे क्वेश्चनों को अगर पूछा जाता है तो 5 अंक में पूछा जाता है। और यहाँ पर आ गया बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय में NCERT आपको तीन मेथड को बनाने के लिए बोलता है। पहला जो मेथड है उसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन। क्या नाम है, प्रतिस्थापन। दूसरा जो इसमें मेथड है उसको क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। इसी का बाबू दूसरा नाम भी है जिसका नाम क्या है, लुप्तीकरण। क्या नाम है, लुप्तीकरण। और तीसरा और अंतिम इसमें जो होता है वह क्या होता है, वज्रगुणन। क्या है, वज्रगुणन मेथड। तो इस तरह से 3 मेथडों के बारे में बीजगणितीय में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्राफ पर चलते हैं और ग्राफीय विधि को पढ़ने के लिए एक्सरसाइज 3.1 की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्त, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, बेहद आसान है। इतनी आसान कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक फुल स्टॉप हो गया। यानी आफ्ताब अपनी से पुत्री से क्या कहता है कि बुआ 7 साल पहले जो थे ना, हम तुमसे 7 गुनी आयु के थे। कितना गुना, 7 गुना। अब से 3 वर्ष बाद, देखिए अब दूसरा कंडीशन बता रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब देखिए 7 वर्ष पहले 7 गुनी,
3 वर्ष बाद 3 गुनी। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्या यह मनोरंजक है। क्यों? क्योंकि 7 वर्ष पहले 7 गुनी और 3 वर्ष बाद 3 गुनी। अब यहाँ पर क्या है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में, माने केवल ग्राफ बनाना, केवल क्या है, समीकरण बना देना, बीजगणितीय रूप हो जाएगा। दूसरा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात केवल ग्राफ बना दीजिए। इसमें बस यही करना है। आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए इतनी आसान क्वेश्चन है ना। सबसे बड़ी बात इसको पकड़िए कि इसमें 2 है ना, पहली आफ्ताब है और दूसरी उसकी पुत्री है ना। पहली आफ्ताब और दूसरी उसकी क्या है, पुत्री है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आफ्ताब जो है उसकी आयु x मानेंगे। क्या मानेंगे? उसकी आयु x, यानी लिखेंगे कि माना के आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x वर्ष। जाहिर सी बात है, अगर आफ्ताब का मान लिए हैं तो लगे हाथ उसकी पुत्री का भी मान लेंगे। तो पुत्री की क्या हो जाएगा, पुत्री की वर्तमान आयु कितना होगा, y वर्ष। मेरे दोस्त पहले ही मैंने चर्चा किया है कि एक x लेंगे तो दूसरा y लेंगे। यहाँ 2 चर वाली रैखिक समीकरण का मतलब है कि एक x लीजिए अब तो दूसरा y, यानी 2 चर आपको लेना है। आगे चलते हैं। इसमें कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, आप जरा ध्यान दीजिए, कंडीशन पर आइए। 7 वर्ष पहले, जैसे आज 2022 है, 7 साल पहले 2015 रहा होगा, तो आज से 7 वर्ष पहले पूरी दुनिया की उम्र 7 साल कम रहा होगा। क्यों? क्योंकि 2022 के जगह 2015 रहा होगा। यदि जैसे मान लीजिए कि मेरी उम्र जितनी है, अगर मेरी उम्र 27 साल है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, 20 साल रही होगी। उसी तरह से किसी बच्चे का उम्र 10 साल हो और 7 साल पहले पूछा जाए तो उसकी उम्र भी 7 साल घटेगा और 3 साल होगा। इसी को हम शब्दों में या वाक्यों में लिखने का प्रयास करते हैं। पहली बात यहाँ कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व चलना है, तो हमने x में से भी 7 घटाया और y में से भी 7 घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि वर्तमान उम्र से 7 साल पहले की चर्चा है, तो वर्तमान उम्र x है उसमें 7 घटाएंगे, वर्तमान उम्र y है उसमें भी 7 घटाएंगे। मेरी उम्र अगर कमेगा तो आपकी ही नहीं पूरी दुनिया की उम्र कम जाएगा। आगे चलें। दूसरा क्या कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। दोस्त बताइए कि अगर आपको पिता और पुत्र या पुत्री और पिता की उम्र बराबर करना हो तो छोटका में ही ना गुना करेंगे। तो छोटका के कै गुना बोल रहा है, अर्थात पुत्री के कै गुना है, 7 गुना। इसीलिए 7 से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 7 को y से गुना किया जाएगा तो 7y और 7 का 7 मर्तबे पढ़ेंगे तो 49। ये रहा x माइनस 7। अगली देखिए प्लस 7 इधर आएगा, क्या होगा -7 और -49 -7 आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 42। ये -7 इधर आके क्या बनाएंगे, इसको +7। अब देखिए ये x -7y, आप 7 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा 42 होगा। इसको एक स्टेप और आगे आप ले जा सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं कि x -7y -42 अगर इधर ले जाते हो तो +42, और इस तरह से ये समीकरण 1 का क्या हो गया, निर्माण हो गया। कैसे निर्माण हुआ, 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 7 घटाइए, 7 गुनी आयु, तो 7 से गुना कीजिए, तो 7 से गुना कीजिएगा तो 7 को y से 7y -7 7y प्लस को इधर ले गए राइट साइड, और ये -7 थे इधर ले आए +7। 7 और 49 में बड़का कौन था, 49 का चिन्ह दिए, 49 में से 7 घटाए 42। अब -42 को भी लेफ्ट साइड ले गए तो क्या हो गया +42, और राइट साइड क्या बच गए 0। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की ओर।
दूसर कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। दूसर कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अब दूसर कंडीशन यहाँ से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितना गुना? 3 गुना। यहाँ ध्यान देंगे, 3 गुना आयु का रहूंगा। इसका मतलब क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर, आज से 3 साल बाद, जैसे मेरी उम्र अगर 27 साल है और इसमें हम कहेंगे कि 3 साल बाद, तो मेरी उम्र 30 साल हो जाएगी। तो किसी बच्चे का अगर 10 साल है तो उसका कितना हो जाएगा? 13 साल हो जाएगा। उसी पर हम करते हैं कितना गुने, तो फिर भी पिता की उम्र तो ज़्यादा ही होगा ना। तो ये कै गुना बताए हैं? 3 गुना। कहाँ है? ये 3 गुनी रहा। तो चलिए अब इसको करते हैं। x + 3 वैसे ही, अब यहाँ 3 को y से करिएगा तो 3y, और 3 को 3 से कीजिएगा तो कितना होगा? 9। अब x + 3y इधर आएगा -3y, और 9 + 3 इधर आएगा, क्या होगा? -3। यानी 9 में से 3 घटाइए 6, x - 3y। इसको एक स्टेप और ले जाइए, और x - 3y + 6 को इधर ले जाइए, -6 बराबर क्या हो जाएंगे? 0। और इस तरह से आपको 2 समीकरण निकल चुके हैं। और पहली बात आप कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कहा गया कि इसको बीज गणितीय रूप अर्थात समीकरणों में बदल दीजिए। अब इसमें बोला है कि ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है, अर्थात ग्राफ के बारे में आपको क्या कहना है। आइए हम ग्राफ के बारे में अब लिखते हैं, बताने का प्रयास करेंगे कि ग्राफ में क्या करेंगे हम। पहली बात लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को आप गौर से देखें, नीचे दिया हुआ है ना, x - 7y + 42 बराबर कितनी? 0। आप x लिखे और माइनस में 7y है, इधर करेंगे तो प्लस 42 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? -42। अब हम क्या करेंगे पता है ना आपको, कि लिखेंगे कि जब y बराबर 0 ले सकते हैं क्या? 0 हम भी ले लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि 0 हम अभी फिलहाल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इससे ज़्यादा माइनस में मान जाएंगे। तो हम y का मान कितना से स्टार्ट करते हैं? 5 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम y का मान 5 देते हैं तब क्या होगा? x बराबर 7 × 5 - 42, यानी 7 × 5 = 35 -42 बराबर कितनी होगी? -7। नेक्स्ट देखिए, जब y का वैल्यू कितना लेंगे? 5 के बजाय हम ले रहे हैं अब 6, तब x बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 6 - 42, यानी 7 × 6 = 42 - 42, यानी 42 में से 42 घटाएंगे तो कितना? 0 होंगे। अब अगला करते हैं कि जब y का मान लेंगे 7, तब क्या होगा? तब x बराबर होगा 7 × 7 - 42, यानी 49 - 42 बराबर कितनी होगा? 7। तो इस तरह से जब घर में अनेकों तरह की कई सेट आपके पास कपड़े हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? एक बॉक्स लेंगे और पैंट शर्ट को एक साथ मोड़ के रखेंगे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर एक साथ आ जाए। अब ज़रूरत पड़ने पर कैसे आवे? देखिए, पहला इसको x लिखिए और दूसर को y। देखिए y के मान क्या आप डाले हैं? 5, तो x के मान क्या आया है? -7। अब देखिए y के मान क्या लिए हैं? 6, x के मान क्या आया है? 0, y के मान क्या लिए हैं? 7, तो x के मान भी आया है आपको 7। तो ये समीकरण 1 की कहानी समाप्त किए। अब समीकरण 2 की चर्चा करते हैं। कितना? समीकरण 2 से। 2 आपको दिख रहा है क्या? ये देखिए आपका 2 रहा, x माइनस है, सबको ये राइट साइड लाइए, तो -3y तो प्लस +6, क्योंकि -6 थे, राइट साइड आएंगे तो अपनी चिन्ह तो बदलेंगे ना। अब इसी चीज को लिखते हैं कि जब यहाँ अब y के मान आप शौक से 0 लीजिए, तब x के मान क्या होगा? 3 × 0 = 6, यानी 0 + 6
बराबर 6। नेक्स्ट जब y के मान कितने लेंगे, 1 ले लेते हैं, तब x के मान क्या होगा, 3 गुने 1 जोड़ 6, यानी 3 एकम 3 जोड़ 6, 6 3 कितनी हो जाएगी, 9। अब लास्ट चल रहे हैं कि जब y का मान 2 लेंगे तब क्या होगा, x बराबर 3 गुने 2 जोड़ 6। देखिए मेरे दोस्त, अगर हम 2 लेते हैं तो 6 जोड़ 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो इसको हम ग्राफ को छोट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर -1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, -1। कारण क्या है, इस ग्राफ को हम छोट करना चाहते हैं, तो -1 से काम चलाएंगे, तो 3 एकम 3, लेकिन माइनस में 6 का 6 ऐसा ही, 6 में से 3 घटेगा तो 3। देखिए यहाँ भी कहीं हमारे पास कपड़ा हो गए, इधर मान लीजिए इसको शॉर्ट और इसको मान लीजिए पैंट, तो ये दोनों को एक साथ एक संदूक यानी एक बॉक्स लेंगे और यह बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं। इस बॉक्स को आप देखें, इसमें वो x लिख देंगे और इसमें y। अब आराम से जो है फटाफट सेट लगा करके रख लेंगे। जैसे y का मान क्या रखे थे, 0 रखे थे, तो x के मान क्या आया था, 6। y के मान 1 रखे हैं तो x के मान कितना आया है, 9। अब y के मान कितना लिए हैं, -1, तो x के मान क्या आया है, 3। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ की ओर। प्यारे दोस्त, अब हम लोग ग्राफ की ओर चल रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक रेखा खींच लिए हैं, ठीक 90 डिग्री पर। दूसरा रेखा खींचने का प्रयास करेंगे। आप लोग ऐसे नहीं खींचेंगे, स्केल की मदद से खींचेंगे। क्या चीज़ की मदद से, स्केल की मदद से। आइए अब हम लोग इस पर क्या करेंगे कि पॉइंट डालेंगे। अब देखिए आप लोग इसको ग्राफ पर बनाएंगे, क्या चीज़ पर, ग्राफ पर, लेकिन हम इसको व्हाइट बोर्ड पर ही बना देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये करना है और ये आपका किया हुआ रहेगा ग्राफ पर, ठीक है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है कि आपको भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आप देखेंगे कि हम इधर मार्किंग कर दिए 9 तक। अब इधर भी वैसे ही करेंगे। ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3, ये रहा -4, ये -5, ये -6 और आगे चल करके एक थोड़ा सा इसको -7 दे दीजिए। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर की ओर लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7। अब नीचे की ओर आइए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब हम क्या करेंगे कि इसका नाम देंगे x। यह क्या हो जाएगा, x डैश हो जाएंगे। ये होंगे y, यहाँ पर देखिए इसको, ये क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे और ये हो जाएगा y डैश। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग करेंगे कि यहाँ पर मान डालेंगे। x का मान -7 लेना है तो y के मान कितना आना चाहिए, 5। यहाँ पर देखिए, अब जब ग्राफ लीजिएगा ना तो आपको ऐसे किया हुआ रहेगा लाइनिंग, ठीक है, और ये क्या रहा -7 के सामने, तो ये जो पॉइंट होगा वह -7 कितना होगा, 5 होगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे, x का मान 0 तो y के मान कितनी, 6। x के मान ले लेते हैं 0, 0 कहाँ है, यहाँ, तो y के मान क्या हो जाएगा, ये 6 होगा, यानी 0,6। नेक्स्ट चले तो x के मान कितना लेना है, 7, तो y के मान भी कितना आएंगे, 7। अब देखिए यहाँ इसके सामने पहले लीजिए, ठीक है ना, ये रहा आपका, और इस जस्ट इसके सामने से आपको ये कर लेना है,
जस्ट इसके सामने से ये कर लेना है। तो ये देखिएगा आपको कितना आ गया है 7,7। अब क्या करेंगे, इसको हम एक स्केल की मदद से क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ बना लेंगे। क्या कर लेंगे, एक ग्राफ हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना, एक स्केल की मदद से। और ये इस तरह से एक रेखा खींचा जा चुका है और इस रेखा का नाम देंगे जो पहला समीकरण माने थे। पहला क्या माने थे, पहला समीकरण आप देखेंगे ये रहा x - 7y + 42 बराबर कितना 0। यहाँ पर देखेंगे ये क्या रहा आपका x - 7y + 42 बराबर कितना रहा 0 रहा। अब हम लोग चलेंगे दूसरी बॉक्स की ओर। x का मान 6 तो y का मान 0, यानी x का वैल्यू 6 किधर है, x का वैल्यू 6 ये ही है। ये क्या हो गया 6,0। अगला x के मान 9 लेंगे तो y के मान 9। देखिए 9 ले रहे हैं ना, तो 1 माने इसके जस्ट सामने, यानी लगभग ये बिंदु आपको होंगे जो आपको 9 बताएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या हो गया 9 1। अब x के मान क्या लेंगे 3 लेंगे तो y के मान -1। x के मान 3 लीजिए, y के मान -1, यानी ये देख लीजिए आपका ये रहा, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया 3, -1। अब इसको क्या करेंगे मिलाएंगे। अब क्या करेंगे मिलाएंगे, और जब मिलाएंगे तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे और इस तरह से ये कहाँ पर जाएगा, x के वैल्यू 3 को ये 2 के सामने से होते हुए जाएगा, ये 2 के सामने से होते हुए जाएगा। इस तरह से हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम दे देंगे कि यह समीकरण है क्या, ये रहा आपका कि x - 3y - 6 बराबर क्या है 0 है। और इस तरह से आप देखेंगे तो आपका ग्राफ बन करके तैयार हो चुका है। और हमारी क्वेश्चन में भी यही कहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। इसके हलों की चर्चा हम लोग अगले पॉइंट में करेंगे। चलिए अब हम लोग अगली क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं।